साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो रहा है। देश में तो हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, भ्रष्टाचार इतने जोरों पर है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तो उसके बारे में मैं बताऊं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था कायम की गई है, इस लोकतंत्र की खासियत ही यह है कि इसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होता है। हालांकि हम का मतलब देश की जनता यही सोचती रही है कि देश में नेता लोग जो कर दें वही ठीक है, अन्यथा और इनका क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ वोट डाल सकते हैं, इसके अलावा इन नेताओं का क्या करें अगर ये गलत काम करें तो। जनता अपने आप को असहाय मानती है, लेकिन असहाय है नहीं। हकीकत में सारी शक्तियां जनता में ही निहित होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल अब आया है और सबसे पहले आया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब संसद में भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया, तो इसमें चारों तरफ बड़ा शोर मचा। जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होता है, उनकी संपत्तियों की रखवाली करता है, उसमें गैर मुस्लिमों को एंट्री देना, ये तो वैसे सारी जनता समझती है। किसी भी धर्म के हों, वो सब समझते हैं कि भाई दो जो धार्मिक मामला है वो उसी धर्म के लोग करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू के राम मंदिर में वहाँ मुसलमानों को घुसा देंगे या गुरुद्वारों में हिंदुओं को घुसा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इस बिल में यही किया गया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत में यही है जो संविधान की भावना के एकदम खिलाफ है। संविधान सभी धर्म के लोगों को खुली आजादी देता है कि वो अपने धार्मिक कार्यों को परिपूर्ण करें और अपने आप करें। उसमें किसी की कोई भी रुकावट नहीं है या कोई दूसरे धर्म वाला उसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकता। ये हमारा संविधान हमें आजादी देता है। अच्छा, इसमें इस बार क्या हुआ है कि जब मुस्लिम समाज ने आवाज उठाई या देश के बुद्धिजीवियों ने आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ जीत कर आई और उसने कुछ अन्य सहयोगी दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाई, तो उन सहयोगी दल जिनमें तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी और नेशनल लोक दल आदि शामिल थे, वो अपने आप को सेकुलर मानते हैं और कहते हैं और बताते हैं। तो जब सेकुलर हैं तो उनको सेकुलर रहना चाहिए और वो अल्पसंख्यकों का वोट भी लेते हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर उनकी राजनीति चलती है। तो मुस्लिम समाज ने और बुद्धिजीवियों ने जब उनसे संपर्क किया और उन्हें कहा, तो वो बार बार यही आश्वासन देते रहे कि हम मुस्लिमों के हकों की रक्षा करेंगे और उनकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे। लेकिन अंत में जब संसद में बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई, बहस के बाद में जब वोटिंग की बात आई, तो इन चारों पार्टियों और कुछ अन्य पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के बिल को सहयोग किया और उनके पक्ष में मतदान किया और वो बिल पास हो गया। राज्यसभा से भी पास हो गया, क्योंकि राज्यसभा में तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के है और भारतीय जनता पार्टी का वैसे पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन उसको 6 जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो भी उसी के पक्ष माने जाते हैं और उसी के पक्ष में उन्होंने वोटिंग की। तो इस तरीके से वहां से राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी बिल पास हो गया। अब उसके बाद में जनता दल यू, जो बिहार में राजनीति में है और बिहार में ही अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जितने मुस्लिम समाज के नेता हैं उसमें, उन्होंने लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाई और अपने इस्तीफे दिए। उसी तरीके से नेशनल लोक दल में भी आवाज उठाई मुस्लिम समाज के नेताओं ने और उन्होंने वहां भी इस्तीफे दिए। उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के यहाँ हालांकि अभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन आवाज उठ रही है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के यहाँ भी 4 साल तक कोई चुनाव नहीं होना है, लेकिन
अभी से अगर मैं ऐसा माहौल बनेगा तो चंद्रबाबू नायडू अगला विधानसभा किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, ये पक्का है। उसके अलावा जो बिहार में चुनाव हैं, इसमें जनता दल यू और चिराग पासवान और उनके साथ में जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं, उनकी पार्टी में भी वही हाल है, लोक जनशक्ति पार्टी में भी वही हाल है। और अब ये नेता किसी भी सूरत में मुसलमानों को मनाना चाहते हैं या वो जो भी कर सकते हैं, लेकिन इन सभी नेताओं पर दबाव है। और इतना दबाव है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में अगर इनको मुस्लिम वोट नहीं मिले तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जनता दल यू के नीतीश कुमार, इनकी राजनीति खत्म होनी निश्चित है, इनकी राजनीति का अंत होना निश्चित है इसी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बाबत। और उसी तरीके से यूपी में जो नेशनल लोक दल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, अगर मुस्लिम समाज ने यह ठान लिया तो उनकी भी राजनीति स्वतः समाप्ति की ओर जाएगी। और उसी तरीके से आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू या और छोटी मोटी पार्टी हैं जो एनडीए में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जो अल्पसंख्यकों का वोट लेती हैं, उनकी राजनीति समाप्त होगी। अब आगे किसी भी पार्टी की जो अपने आप को सेकुलर कहेंगी, उन पार्टियों के नेताओं की कभी इस तरीके से हिम्मत पड़ जाएगी? तो ये एक विचारधारा स्वतः ही विकसित हो जाएगी कि किसी भी समाज के खिलाफ अगर इस तरीके से इतना अन्यायपूर्ण बिल अगर संसद में लाया जा रहा है तो उसका सहयोग ना करें, नहीं तो वही हाल होगा जो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू का होना है। उसी तरीके से जिस तरीके से रिजर्व्ड सीट पर 131 सांसद राज्य लोकसभा में SC ST के होते हैं, लेकिन वो कभी समाज के हित के लिए बोलते नहीं हैं। जब मुस्लिम समाज के इतनी आवाज उठाने पर मुस्लिम नेताओं का या सेकुलर कहे जाने वाले नेताओं का इतना बुरा हाल होगा, तो वही SC ST की जो जनता है वो भी वही कदम उठाए कि जो हमारे अधिकारों के बिल हैं, जो अधिकारों की बातें हैं, उन पर अगर SC ST के 131 सांसद जो संसद में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, वो अगर आवाज नहीं उठाएं तो रिजर्व सीट पर उन नेताओं को आगे सबक सिखाया जाए, उनको वोट किसी भी हालत में ना दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अपने घर परिवार का ही मेंबर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हितों के लिए आवाज संसद में नहीं उठाएगा, हमारे हितों के साथ में नहीं खड़ा होगा, तो उसको वोट जातिवाद या परिवारवाद या क्षेत्रवाद या इन चीजों के ऊपर तो नहीं देंगे। जब ये भावना विकसित हो जाएगी तो एक झटके में हर नेता अपने समाज के साथ खड़ा होगा और आगे यही होगा। कम से कम इतनी अन्यायपूर्ण हरकतें तो नहीं होंगी जैसे अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन में जो क्लासिफिकेशन किया था, उस पर रिजर्व सीट पर 131 सांसद बैठे हैं, अगर वो आवाज उठाते तो संसद में उसके खिलाफ बिल पास होता और वो क्लासिफिकेशन खत्म होता। लेकिन क्योंकि वो बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से जीत के आते हैं तो इसलिए उन्हें समाज की कोई चिंता नहीं होती, और समाज भी ये मान लेता है, असहाय है कि भाई उनको पार्टी जिताती है। अरे पार्टी कोई भी जिताए, लेकिन वोट आप ही देते हैं। अगर जनता अपने अधिकारों को समझ जाएगी और जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी और उसके लिए नेताओं को चिन्हित करेगी, कौन सा नेता हमारी आवाज उठा रहा है, कौन सा नहीं उठा रहा, उनको आइडेंटिफाइड करेगी, तो वो नेता आपकी आवाज उठाने के लिए मजबूर होगा। और यही लोकतंत्र कहा जाता है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के ही द्वारा यह होता है। तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, बेशक थोड़ा ही सही, हालांकि उसमें काफी कमी रह रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और होगा। बाबा साहेब ने संविधान में ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं कि कोई मनुवादी कितना भी उसके अगेंस्ट जाए, लेकिन लोकतंत्र भारत में मजबूत होकर रहेगा। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद। जय भीम।